आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस कोरोना के दौर में हम सभी एक लो कॉस्ट लैपटॉप चाहते हैं या लो कॉस्ट कंप्यूटर चाहते हैं। तो मैंने ढूंढा है फ्लिपकार्ट पे अंडर 20,000 बेस्ट लैपटॉप। इस पे मेन स्ट्रीम गेमिंग भी करी जा सकती है। तो अगर आप गेमर हैं तो ये लैपटॉप देख सकते हैं। अगर आपको ये वर्क फ्रॉम होम के लिए चाहिए या फिर घर से पढ़ाई करने के लिए चाहिए तो इससे अच्छा लैपटॉप मुझे नहीं लगता कि आपको 18,500 में मिलेगा। चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं। बॉक्स खोलने पे सबसे पहले हमको लैपटॉप इटसेल्फ मिलता है, थोड़ा सा पेपर वर्क मिलता है, पावर अडेप्टर और कन्वर्टर प्लग मिलता है। पावर अडेप्टर इसका काफ़ी छोटा सा और कॉम्पैक्ट है और कन्वर्टर प्लग बेसिकली इसको वेस्टर्न पिन से इंडियन पिन में कन्वर्ट करता है। इसकी साइड में देखें तो हमको एक USB 3, दो USB 2, HDMI आउट, 3.5mm जैक, माइक्रो SD कार्ड रीडर, DC इन स्लॉट, HDD और पावर इंडिकेटर्स और हीट वेंट मिलते हैं। दूसरी साइड पे एक केंसिंगटन लॉक है जो कि आपके लैपटॉप को आपकी टेबल से लॉक कर सकता है। इसके अलावा ये है कन्वर्टर, थोड़े बहुत मैनुअल्स, अब इसकी वेट और बिल्ड की बात करें, ये काफ़ी हल्का लैपटॉप है। करीब 2 किलो का इसका वज़न है। बिल्ड प्लास्टिक है लेकिन फिर भी इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे एक्सेप्टेबल लगी। 18,500 में काफ़ी एक्सेप्टेबल बिल्ड क्वालिटी है। इसकी फिनिश मेटालिक है। इसमें आपको 33 वॉट आवर की बैटरी मिलेगी और ये करीब 4 से 5 घंटे चल जानी चाहिए अगर आपने पावर सेवर यूज़ किया है विंडोज़ का। मैं आपको इसके कीबोर्ड दिखाता हूँ और इसका ट्रैक पैड दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी स्क्रीन क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। 15.6 इंच की HD डिस्प्ले है इसमें, यानी ये 768p पे जाता है। इसके व्यूइंग एंगल्स एक्सेप्टेबल हैं। 18,500 की प्राइस पे ये व्यूइंग एंगल्स एक्सेप्टेबल ही हैं। फुल HD वीडियोज़ और 4K वीडियोज़ इसमें चल जाती हैं। अगर हम इसकी कीबोर्ड की बात करें तो इसकी कीज़ पे जो लेटर्स हैं उसकी मार्किंग्स इसको बहुत ईजिली नहीं देखा जा सकता और ये बैकलिट कीबोर्ड नहीं है, तो ये रात में या फिर लो लाइट में आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। अगर आप थोड़ा सा कस के प्रेस करें तो आसपास का प्लास्टिक एरिया थोड़ा सा दब सकता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा इस पर आप ये ना करें, थोड़ा जेंटल रहें। इसका ट्रैक पैड फेयरली बड़ा है, इसमें मल्टी जेस्चर सपोर्ट है। इसके स्पेक्स की बात करें तो ये सबसे पहले तो इसका मॉडल नंबर ही देख लें। ये X543M है, आसूस X543M। इसके बॉक्स के पीछे इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं जो कि मैं इसके कंप्यूटर पे एग्जैक्टली मैच करूँगा। 15.6 इंच का इसमें HD डिस्प्ले है। इसमें इंटीग्रेटेड GPU मिलता है। इसमें कोई एक्सटर्नल AMD या NVIDIA का GPU नहीं है, इसमें इंटेल का इंटीग्रेटेड GPU है। इंटीग्रेटेड GPUs लो पावर और लो परफॉर्मेंस GPUs होते हैं, तो इससे बैटरी बहुत जल्दी खर्च नहीं होगी, लेकिन ये मेन स्ट्रीम गेमिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है। ये हाई एंड गेमिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है, माफ़ करिएगा। मेन स्ट्रीम गेमिंग के लिए काम चल सकता है आपका। हम गेमिंग की भी बात करेंगे और इस पर एक बहुत डिमांडिंग टाइटल चला के देखेंगे। इसमें हार्ड ड्राइव आपको 1 टेराबाइट की मिलती है। ये हार्ड ड्राइव है, ना कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, और जहाँ तक मुझे लगता है ये 5400 RPM पे चलेगी। इसमें CPU इंटेल N5000 क्वाड कोर पेंटियम है। इसका नाम पेंटियम है लेकिन ये एक्चुअली नए आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इस CPU की बात भी हम करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे एक और CPU से जो बहुत पॉपुलर चल रहा है इन लो कॉस्ट लैपटॉप्स में, जो कि है इंटेल Celeron N4000। वो डुअल कोर CPU है, ये क्वाड कोर CPU है, लेकिन ये दोनों ही CPUs कुछ मामलों में सिमिलर हैं, कुछ मामलों में डिफरेंट हैं। ये दोनों ही लो पावर CPUs हैं, लो परफॉर्मेंस CPUs हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारे डे टू डे टास्क में कोई दिक्कत नहीं होती है। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी इस CPU के बारे में
वो ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी वेरिएबल है। ये 790 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 2.7 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकता है। तो इसमें टर्बो बूस्ट तो नहीं है, यानी अपनी बेस फ्रीक्वेंसी से आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन 2.7 गीगाहर्ट्ज़ तक जाना, इसकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी है। और 790 मेगाहर्ट्ज़ यानी 1 गीगाहर्ट्ज़ से भी कम इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी हो सकती है जब ये आइडल मोड पे पड़ा हुआ है तब, जैसे अभी। तो इसकी वजह से इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है। ये लैपटॉप बहुत ठंडा रहता है। मैंने अभी तक इसको जब इस पर बहुत डिमांडिंग टाइटल चलाया था जिसके बारे में हम बात करेंगे, तब भी ये हीट अप नहीं हो रहा था। और इसके फ़ैन्स तो मैंने कभी सुने ही नहीं है। इसके फ़ैन्स एकदम धीमे चलते हैं। ये काफ़ी शांत लैपटॉप है। हम इसके साउंड की बात करेंगे, इसके स्पीकर्स और वेबकैम की भी बात करेंगे। अब देखते हैं अगली बात। इसमें रैम है LPDDR4 4GB। ना 4GB रैम विंडोज़ 10 होम पे एक यूज़र के लिए काम कर सकती है, लेकिन आपने अगर एक यूज़र को खोला हुआ है और दूसरा यूज़र अकाउंट साइन इन किया, यानी 2 यूज़र अकाउंट अभी साइंड इन हैं, तो पहले यूज़र के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो मेमोरी के अंदर रहते हैं और दूसरा यूज़र साइन इन करा जाता है। तो सपोज़ मैंने कुछ क्रोम के टैब्स खोल लिए, जो कि मैं एक्चुअली करके देख चुका हूँ। मैंने कुछ क्रोम के टैब्स एक यूज़र में खोले और एक गाना चला दिया सपोज़ बैकग्राउंड में। जब मैंने वही यूज़र को साइन आउट किया, ना कि लॉग आउट, साइन आउट, तो यानी उस यूज़र के सारे प्रोग्राम्स अभी भी मेमोरी में हैं। अब सेकंड यूज़र पे मैंने जब साइन इन किया तो उसके लिए केवल 900 MB मेमोरी बची हुई थी। 900 MB मेमोरी काफ़ी कम है। इनफैक्ट ये आप कुछ ही क्रोम के टैब्स से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर काफ़ी अच्छा रहेगा, बट अगर इस पर आप साइमल्टेनियस मल्टी यूज़र्स की परफॉर्मेंस देखें तो ये उतनी अच्छी नहीं रहती है। बट अगेन कंसिडरिंग कि ये 18,500 का लैपटॉप है, हम इसको कुछ लीवे दे सकते हैं। तो इसमें वाईफाई 5 है, 802.11 AC, 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ दोनों ही को ये सपोर्ट करता है। और इसमें बात करें तो जैसा मैंने बताया, इसमें 3 सेल 33 वॉट आवर की बैटरी है। 4 से 5 घंटों के लिए काम कर सकता है क्योंकि इसका CPU काफ़ी लो पावर का है। एक पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि ये प्रोडक्ट मेड इन चाइना है। तो अगर आप चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हैं तो आपको कहीं और देखना पड़ेगा। आसूस ताइवानीज़ कंपनी है, वो ताइवान की कंपनी है। आसूस चाइनीज़ कंपनी नहीं है, बट ये प्रोडक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर होके आ रहा है। तो इन केस आप चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहते हैं तो ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है। इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। इस स्क्रीन में लाइट सेंसर नहीं है, तो इनफैक्ट आपको मैनुअली स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट करनी पड़ेगी अपनी प्रेफरेंस, अपने यूज़ के हिसाब से। इसमें कोई बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, इसमें DVD ड्राइव नहीं है, और मेनली यही 3 चीज़ें हैं। तो DVD ड्राइव का ना होना तो मेरे लिए कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। DVD ड्राइव अब नहीं होती है और मैंने DVD ड्राइव यूज़ भी नहीं करी है। करीब 10 साल हो गए DVD ड्राइव यूज़ किए हुए मुझे। तो मुझे नहीं लगता किसी भी लो पावर्ड, लो परफॉर्मेंस लैपटॉप या हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप भी DVD ड्राइव लेके अब आते हैं। ये काफ़ी लो वेट लैपटॉप है, 2 किलो के अंदर पड़ता है ये, तो DVD ड्राइव ऑब्वियसली इसमें नहीं होगी। इसमें कीबोर्ड बैकलाइट नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी कीज़ कई बार डिसर्नेबल नहीं होती हैं। इसकी कीज़ पे आपको दिखेगा नहीं कि कौन सा A लिखा हुआ है, कहाँ पे S लिखा हुआ है। तो अनलेस आपको टच टाइपिंग की आदत है, यानी आप बिना देखे टाइप कर सकते हैं, तब ठीक है। लेकिन अगर आपको देखना है कि कीबोर्ड पे क्या है क्या नहीं है, तो ये कीबोर्ड उतना अच्छा नहीं रहेगा। और एम्बियंट लाइट सेंसर की बात करें तो लाइट स्क्रीन की अपने आप कम ज़्यादा नहीं होगी। ये भी कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आप यूज़ टू हैं इस चीज़ से, आप किसी हायर परफॉर्मेंस या हायर एंड लैपटॉप से आते हैं, तो आपको ये चीज़ थोड़ी खल सकती है। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक में कोई लाइट नहीं दी है। तो इससे आपको ईज़िली पता नहीं चलेगा कि आपने कब नम लॉक दबाया और कब नम लॉक ऑन हुआ। तो हो सकता है कि आप नम पैड पर कीज़ दबाते रह जाएँ, जिस पर फुल नम पैड भी दिया हुआ है। केवल एक कीबोर्ड नहीं है, नम पैड भी इंक्लूडेड है, फुल साइज़ कीबोर्ड मतलब। तो नम पैड अगर आपने दबाया तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने नम पैड ऑन किया है कि ऑफ़ किया है। आपने कैप्स लॉक दबाया तो आपको पता नहीं चलेगा आपने कैप्स लॉक ऑन किया है कि ऑफ़ किया है। और ये कभी कभी काफ़ी
कन्फ्यूजन कर सकता है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है। यहाँ पे 2 लाइट्स ज़रूर दी हैं, हम इसकी बात करेंगे। क्या इससे नम लॉक और कैप्स लॉक का कोई फ़र्क पड़ता है, ये भी देख लेते हैं। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब बात करते हैं इसके CPU की। इंटेल N5000 CPU एक्चुअली लो पावर लैपटॉप्स के लिए बनाया गया एक CPU है। इसकी पावर कंजम्पशन भी काफ़ी लो है। सेलेरॉन N4000 और पेंटियम N5000 का कंपैरिजन करें तो जैसा कि मैंने बताया, N5000 एक क्वाड कोर CPU है, क्वाड कोर CPU और एक थ्रेड हर कोर पे, यानी 4 कोर्स 4 थ्रेड्स। इसकी वेरिएबल क्लॉक स्पीड है 790 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2.7 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकता है ये। इसका TDP यानी पावर कंजम्पशन काफ़ी कम है। ये चीज़ सेलेरॉन में भी ट्रू है, लेकिन सेलेरॉन एक डुअल कोर 2 थ्रेड प्रोसेसर है। और जहाँ तक इन दोनों का सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करें तो सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस दोनों में सिमिलर है, लेकिन मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस में क्योंकि सेलेरॉन में 2 कोर्स हैं और पेंटियम N5000 में 4 कोर्स हैं, तो पेंटियम N5000 अप टू 1.7 टाइम्स फास्टर परफॉर्म करता है सेलेरॉन के कंपैरिजन में। 1.7 टाइम्स एक सफिशेंट नंबर है अगर आप इस पर गेम्स खेलना चाहते हैं। कुछ मल्टी थ्रेडेड ऐप्स, जैसे अगर आप इस पर कोई फ़ोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग की सोच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं होगी इसकी, लेकिन वो फिर भी सेलेरॉन से बेटर रहेगी। तो अब आप मुझे देख रहे हैं इस लैपटॉप की वेबकैम पर। इसका माइक्रोफ़ोन भी मैं इंटरनल यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी एक्सटर्नल नहीं लगाया, कोई एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन नहीं है। तो अभी आप इस लैपटॉप के माइक्रोफ़ोन और कैमरा को टेस्ट करते हुए मुझे देख रहे हैं। तो मैंने अभी इसकी सेटिंग चेक करी, मुझे इसमें 480p वीडियो मिला। ये 480p पर वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसका रेजोल्यूशन 640x480 है इस कैमरा का, यानी ये 0.3 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। तो जहाँ तक मैं इसकी स्क्रीन पर देख सकता हूँ, ये जूम और गूगल मीट के लिए काफ़ी अच्छा कैमरा है। मतलब इससे आप डेफिनेटली काम कर सकते हैं। ये वर्क फ्रॉम होम, अगर आप जूम मीटिंग्स करते हैं, वर्क फ्रॉम होम में ज़रूरत पड़ती है, तो ये डेफिनेटली काम करेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, तो मे बी आप कभी कभी कैमरा अभी पटाखा बजा और अभी आपने सुना होगा, मे बी इसका माइक्रोफोन पकड़ रहा हो और मे बी ये नॉइज़ पिकअप कर रहा हो। एनीवेज, इनके साथ कोई क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में है और आपको अपना चेहरा दिखाना है, आपको कैमरा ऑन करना है, तो मुझे लगता है ये सब नॉर्मल पर्पसेस के लिए इसका कैमरा सफिशेंट है। 480p काम कर सकता है। जहाँ तक बात है प्राइसेस की, जो डिमांडिंग गेम की बात मैं कर रहा था, तो मैंने इस पर एक प्राइसेस चलाया लो सेटिंग्स पर और 800x600 रेजोल्यूशन पर। 800x600 रेजोल्यूशन, माइंड यू, इस क्राइसिस का सबसे लोएस्ट रेजोल्यूशन। मतलब इन गेम अगर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लोएस्ट रेजोल्यूशन है। और अगर कोई पीसी क्राइसिस चला सकता है तो बाय डेफिनेशन वो एक तो मोस्ट प्रॉब्ली वो बाकी गेम्स भी चला सकता है। तो मैंने इसकी ग्राफिकल प्रोग्रेस को चेक करने के लिए इस पर क्राइसिस चलाया। GTA 5 भी इस पर चल जाना चाहिए अगर क्राइसिस को ये हैंडल कर लेता है तो। और इनफैक्ट मैं अभी इतनी देर से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं बाहर थोड़ी गर्मी में बैठा हूँ, ये भी प्लेजेंट टेम्परेचर है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये कंप्यूटर बिल्कुल गर्मा नहीं रहा है, मैं आराम से इसको अपनी लैप पे रखा हूँ। अगर हम ऑटो फोकस चेक करें तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली पढ़ने में आ रहा है। अगर आपकी लाइट अच्छी हो, अगर आप रूम में नहीं हैं, जैसे मैं अभी बाहर बैठा हूँ, तो डेफिनेटली ये कैमरा अच्छा काम करता है। लेकिन रूम के अंदर आर्टिफिशियल लाइट में बहुत नॉइज़ हो जाती है, तो आपको इंश्योर करना होगा कि आप अगर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो लाइट अच्छी हो, आपके चेहरे पे लाइट पड़े। फिर जहाँ तक फ्लिपकार्ट पे कुछ रिव्यूज़ का सवाल है, ज़्यादातर लोगों ने ये लिखा है कि इसमें बेहद स्लो कंप्यूटर मिला उन्हें, ये इस कंप्यूटर उन्हें बहुत स्लो लगा। बट ये कंप्यूटर स्लो तभी लग सकता है आपको जब आपने इसको तुरंत बूटअप किया, ये पैकेज में आया, आपने इसको खोला, आपने बूटअप किया और आपने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो विंडोज़ 10 बेसिकली अपने आप को अपडेट करता है। विंडोज़ 10 में आप अपडेट्स पॉज कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ईजी सोल्यूशन नहीं है। मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट आधा दिन देना पड़ेगा इस लैपटॉप को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर तक अपडेट करने के लिए।
इसमें बहुत सारा ब्लोटवेयर भी आता है, तो अगर आप थोड़े से टेक्निकली savvy हैं तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप आसूस का सारा ब्लोटवेयर हटा दें। आसूस का ब्लोटवेयर हटाने के बाद और विंडोज़ अपडेट करने के बाद, ये इनिशियली विंडोज़ 10 के वर्जन 1909 के साथ आया था, तो लेटेस्ट है 20H3 एज ऑफ 1 नवंबर 2020। 20H3 लेटेस्ट विंडोज़ 10 वर्जन है। इसको अपडेट करने में मुझे सारे अपडेट्स इंस्टॉल करने के बाद, 20H3 वर्जन डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉलेशन के बाद मुझे पूरा करीब आधा दिन लग गया, और उसके बाद ये कंप्यूटर अच्छा चलने लगा। उसके बाद इसमें कोई स्लो डाउन्स नहीं हुए। हार्ड ड्राइव की बात करें तो हार्ड ड्राइव इसमें मुझे लगता है कि सफिशेंट स्टोरेज स्पेस आपको देती है, 1 टेराबाइट है। बाकी डेटा ट्रांसफर्स के लिए इसमें USB 3 पोर्ट है, 2 USB 2 पोर्ट्स हैं, एक USB 3 पोर्ट है। USB 3 पोर्ट को मैंने टेस्ट किया है, USB 2 से मैंने माउस चलाया है, तो एज़ एक्सपेक्टेड सारे USB पोर्ट्स एज़ एक्सपेक्टेड काम कर रहे हैं। इसमें कोई ईथरनेट पोर्ट नहीं है, इसमें एक HDMI पोर्ट है और एक हेडफोन जैक है। हेडफोन जैक एज़ यूजुअल हेडफोन्स आप कोई भी प्लग कर सकते हैं 3.5 mm, और HDMI से आप कोई एक्सटर्नल डिस्प्ले चला सकते हैं। तो इसमें एक एक्सटर्नल डिस्प्ले पे एक्सटेंशन करा जा सकता है, एक्सटर्नल डिस्प्ले को डिस्प्ले मिररिंग करी जा सकती है, या वहाँ से आप अपना एक प्रोजेक्टर लगा सकते हैं। और इसके अलावा और कोई ऐसा पोर्ट नहीं है इसमें। और एक लॉक दिया गया है जहाँ से आप अपनी टेबल से इस लैपटॉप को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक सिंपल पिन है जहाँ जहाँ से आप चार्ज करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है इस लैपटॉप के बारे में कि इसमें आपको प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी चीज़ें प्री इंस्टॉल मिलती हैं। जैसे इसमें MS ऑफिस का पूरा स्वीट प्री इंस्टॉल्ड है। इसमें MS ऑफिस की विंडोज़ 10 ऐप्स भी प्री इंस्टॉल्ड हैं, और MS ऑफिस जो डेस्कटॉप वर्जन है वो भी प्री इंस्टॉल्ड है। बट प्री इंस्टॉल्ड है लेकिन उसके केवल ट्रायल वर्जन ही आपको मिलेंगे, यानी आपको फिर भी एक प्रोडक्ट की चाहिए होगी अगर आपको ट्रायल वर्जन के बाद उसको चलाना है। मैं इसके कुछ ब्लोटवेयर के बारे में आपको बताता हूँ। इसमें मैकेफी सिक्योरिटी पड़ी रहेगी, आसूस गिफ्ट बॉक्स के नाम से एक ऐप है, एक आसूस बैटरी हेल्थ चार्जिंग की ऐप है, एक ई मैनुअल रहेगा, एक इंटेल ग्राफिक्स कंट्रोल पैनल ब्लोटवेयर नहीं है, आसूस ब्लेंडेड है, और रियल टेक ऑडियो कंसोल है। रियल टेक ऑडियो कंसोल और इंटेल ग्राफिक्स ये ब्लोटवेयर नहीं माने जाएंगे, लेकिन बाकी मैकेफी और आसूस की जो बाकी ऐप्स मैंने बताई वो ब्लोटवेयर हैं, और उसकी एक्चुअली आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उन्हें हटा भी दिया। विंडोज़ 10 ऑब्वियसली जो इसमें प्री इंस्टॉल्ड है उसकी प्रोडक्ट पीसी में रहती है, वो आपके सिस्टम से टाइड है, आपके MS अकाउंट से टाइड है, तो उसको आप कहीं ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप इस कंप्यूटर को अपने एंड्रॉयड फ़ोन से लिंक करेंगे, मैं स्पेशली एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ, तो विंडोज़ 10 में जो ऐप है योर फोन, वो एंड्रॉयड के साथ इतनी अच्छे से लिंक हो जाती है कि आप अपनी किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से आने वाली कॉल को या यहीं पे आंसर कर सकते हैं। इसी कंप्यूटर से एक कॉल प्लेस करी जा सकती है, इसी कंप्यूटर पे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के सारे टेक्स्ट मैसेजेस देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हैं, यहीं वायरलेसली फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सब विंडोज़ में बिल्ट इन फीचर्स हैं। तो इस लैपटॉप का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक 18,500 रुपीज़ का लैपटॉप आपके मोबाइल के साथ, किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल के साथ या आईफोन के साथ भी, बट एंड्रॉयड के साथ बेटर कंपैटिबिलिटी है, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के साथ बेसिकली आप इसको पेयर कर सकते हैं, और ये एक मैक और आईफोन जैसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना देता है। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, और मुझे लगता है ये एक बहुत ही अंडर यूटिलाइज फीचर है विंडोज़ 10 का। और मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर आप ये लैपटॉप परचेज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने मोबाइल फ़ोन को इससे ज़रूर लिंक कर लीजिएगा। मैंने इस लैपटॉप से कुछ कॉल्स प्लेस करी, और ऑडियो क्वालिटी और रिसेप्शन बहुत अच्छा था। ये 18,500 का जो प्राइस टैग है, जो मैं लगातार रिपीट कर रहा हूँ, इसको बहुत जस्टिफाई करता है। एक बार चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग के टाइम CPU फ्रिक्वेंसी क्या है और मेमोरी यूजेज कितना है। इसके लिए हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, टास्क मैनेजर खुल जाता है, हम जाएंगे परफॉर्मेंस टैब पे। तो मैं अभी देख सकता हूँ प्रोसेसर 790 मेगाहर्ट्ज़ पर चल रहा है। 790 मेगाहर्ट्ज़ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ
और ऑन बैटरी, तो ये बहुत अच्छी बात है। 800 मेगाहर्ट्ज़ पर चला जा रहा है 860, लेकिन वापस 790 पे गिर जाता है। तो बेसिकली ये सीपीयू बहुत पावर एफिशिएंट है। इसका यूटिलाइजेशन लगातार 20% से लेके अगर आपके वर्कलोड पर डिपेंड करता है कि वो 80% तक पहुंच जाता है। 20 to 80% का यूटिलाइजेशन डायनामिक लोड पर बहुत अच्छा है। तो मुझे इसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी वर्थ द मनी है। मेमोरी यूजेज यहाँ पर एक थोड़ा कंस्ट्रेंट और बन जाता है। दूसरा यूज़र जो इस कंप्यूटर पे मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है, अगर मुझे नहीं पता कि वो कौन सी ऐप्स चला रहा है या फिर उसने क्या किया हुआ है, मेमोरी कंस्ट्रेंट की यहाँ पर बात करें तो 4 गीगाबाइट्स में से अभी मेरे पास 555 MB बचा हुआ है। तो 500 550 MB अगर आपके पास मेमोरी बची हुई है, तो इसमें आप कोई बहुत ज़्यादा इंटेंसिव टास्क नहीं कर सकते। सारे बेसिक टास्क हो जाएंगे, बट कोई बहुत इंटेंसिव टास्क नहीं हो पाएंगे। ये नोट करने वाली बात है कि अभी एक दूसरा यूज़र भी लॉग्ड इन है और मैं इसको एक सेकंड अकाउंट से चला रहा हूँ इस वक्त। तो फिर भी LPDDR4 रैम है इसमें, 4 GB। ये सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टास्क के लिए, वर्क फ्रॉम होम या स्टडी फ्रॉम होम के लिए सफिशिएंट है। इसकी हार्ड डिस्क की बात करें तो इसमें आपको 1 TB की हार्ड डिस्क मिल रही है, जिसमें से फॉर्मेटेड कैपेसिटी जो कि आपको मिलेगी अपना लैपटॉप चालू करने के बाद, जो विंडोज़ आपको रिपोर्ट करेगा, वो है 932 GB। तो 1 TB की आपको हार्ड ड्राइव ज़रूर मिल रही है, लेकिन उसमें से 932 GB ही आपको यूजेबल स्पेस मिलेगा। हार्ड ड्राइव तोशिबा की है, तो मैं मानूंगा कि ये काफ़ी रिलायबल है। वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ दोनों को सपोर्ट करता है। 802.11 AC है। इसकी स्पीड्स एज एक्सपेक्टेड ठीक है, काम रियल टेक का है, तो मैं मानता हूँ काफ़ी रिलायबल है। PCI एक्सप्रेस स्लॉट से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, और GPU इसका इंटीग्रेटेड इंटेल UHD ग्राफिक्स है, जिसमें से 2 GB 1.9 GB शेयर्ड GPU मेमोरी है। हम इसके 1.9 GB शेयर्ड वीडियो मेमोरी पे ना जाके ये देखेंगे कि ये एक इंटीग्रेटेड GPU है, तो इससे हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को उसी हिसाब से टेम्पर कर लेना चाहिए। ये इतना एडवांस GPU नहीं है कि आप इसमें GTA 5 मैक्सिमम सेटिंग्स पर चला पाएँ, बट ये इतना है कि आप इसमें स्मूथली मोस्ट ऑफ द टास्क कर पाएंगे, इंक्लूडिंग मेन स्ट्रीम गेमिंग। GPU यूटिलाइजेशन नॉर्मल आइडल पड़े रहने पे अबाउट 5% है, और इस वक्त करीब 100 MB मेमोरी GPU यूज़ कर रहा है 1.9 GB में से। तो मैं कहूँगा सफिशिएंट मेमोरी दी गई है। प्रोसेसर भले ही GPU प्रोसेसर बहुत तेज़ ना हो, इंटेल UHD ग्राफिक्स 605, बट अगेन वर्थ द प्राइस, और ये अच्छा काम करता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ASUS ने अपना ब्लोटवेयर एक सिस्टम लेवल पर इंस्टॉल किया है। तो यानी अगर आप एक यूज़र से उसको अनइंस्टॉल करेंगे, एक यूज़र के अकाउंट से, तो दूसरी यूज़र के अकाउंट में वो फिर भी इनेबल्ड रहता है, और इनफैक्ट वो स्टार्टअप पर इनेबल किया गया है। तो आपको टास्क मैनेजर में जाके स्टार्टअप के आइटम्स को डिसेबल करना होगा ताकि आपका बूट टाइम इम्प्रूव हो पाए। जहाँ तक बात करें इसकी ऑडियो क्वालिटी मुझे 18,500 रुपीज़ के एक लैपटॉप के लिए काफ़ी अच्छी लगी। ऑडियो जल्दी डिस्टॉर्ट नहीं होता है, अनलेस आप एकदम मैक्सिमम लेवल पे चाहें वॉल्यूम के, तो ऑडियो डिस्टॉर्ट नहीं होता है। इसमें कीबोर्ड के ऊपर फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स दिए हुए हैं, फ्रंट फायरिंग अगर आप इनको बोलना चाहें, लेकिन इन स्पीकर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैं कहूँगा रीज़नेबली अच्छी है। तो ये था ASUS X543M बजट लैपटॉप, जो कि फ्लिपकार्ट पे 18,500 रुपये का मिल रहा था बिग बिलियन डे सेल पे। इसकी लो कॉस्ट और डिसेंट परफॉर्मेंस बनाती हैं इसे काफ़ी बजट फ्रेंडली एंड वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली बार।